हेलो एवरीवन, इस सेक्शन में हम लोग क्विकली थ्योरी का रिवीजन कर लेंगे 5 से 10 मिनट में और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने मतलब सबके सब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब वैसे कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग ज़्यादा करेंगे। मतलब वैसे क्वेश्चन का परसेंटेज यहाँ पे 90% है और 10% क्वेश्चन वैसे हैं जो उतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जो वंस इन अ वाइल पूछे जाते हैं, लेकिन वो 10% क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, इसलिए वो क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये मत देखना कि कोई क्वेश्चन जो 10% क्वेश्चन में हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है और जिससे फिर आपका किसी आसान क्वेश्चन में मदद मिल सकता है। ठीक है, इसलिए किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। दूसरी बात है कि लेक्चर को आप बिना कॉपी पेन के मत देखो। किसी भी लेक्चर को आप सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं, किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे आप लेक्चर देखते हो तो कॉपी पेन लेके देखा करो, क्योंकि आप कभी भी पैसिवली नॉलेज को अटेन नहीं कर सकते। आप कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीज़ सीख रहे हो उसको लिखते जाओ। कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको खुद से पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बने फिर टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर अगर आपसे बन भी गया तब भी टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर मेथड को कंपेयर करो एंड सो ऑन। ये सब मतलब एक्टिवली आपको एंगेज करना पड़ेगा लेक्चर के साथ। आप खाली ये नहीं कि हाँ लेट के बेड पे आप मोबाइल में देख रहे लेक्चर, वैसे आप नॉलेज अटेन आपको लग रहा है आप कर रहे होंगे लेकिन नहीं करोगे। एक्चुअली एग्जाम में जब आप पेन से उस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहोगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दो। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है उसमें मैं रिसेंट ईयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। मतलब किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं 2022 का क्वेश्चन को इस लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, 2018 का नहीं करूँगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड दूसरी बात भी है ये कि अगर किसी कॉन्सेप्ट से पिछले 4 साल में क्वेश्चन नहीं आया है तो हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैं 10 साल पुराना क्वेश्चन भी चूज कर लूँ। तो ये मैं सोचना रही है तो 2010 का क्वेश्चन है वो रेलेवेंट नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट होता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन का नंबरिंग है उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि पीडीएफ से काट के लिया गया है, तो हो सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया हो। ठीक है, वो प्रिंटिंग वाला पार्ट है तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये मैं सोचना मैंने कोई गलती की है, बस क्वेश्चन नंबर जो लिखा रहेगा प्रिंटेड फॉर्म में उसको इग्नोर करना। और लास्ट बात ये कि लेक्चर देखते देखते आपके मन में अगर कोई भी डाउट आए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो टाइम स्टैम्प यूज़ करके कमेंट में पूछ सकते हो। टाइम स्टैम्प आप सही से यूज़ करोगे तो ब्लू कलर में आएगा आपके कमेंट लिखने के बाद। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही बोलते हैं सिंपली, अगर एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का 0 है तो उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा होगा, या अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 0 होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ वाला सिचुएशन है, एक्सेलरेशन 0 होगा इफ एंड ओनली इफ फोर्स 0 है, या फोर्स 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एक्सेलरेशन 0 है ना, डबल इम्प्लीकेशन। अब ऐसे रेफरेंस फ्रेम पे, ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या इनर्शियल ऑब्जर्वर, और उस रेफरेंस फ्रेम में बैठ के आप न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ कर सकते हो। मतलब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के ही न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है। न्यूटन सेकंड लॉ बहुत ही सिंपल है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स से आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट पे, उसका वेक्टर सब निकालो, उसको ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दो तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, या देखना इनर्शियल रेफरेंस में वैलिड है। अब ये एक वेक्टर इक्वेशन है तो इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग एक्स, वैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग वाई इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलोंग वाई। ठीक है, इसमें मैं हर एक लाइन नहीं समझाने वाला, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, देख लेना, लेकिन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट उसको यूज़ करो, उसको ही समझाऊंगा और उसको फिर यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, तो अगर दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है तो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट उसके अलॉन्ग जो फोर्स लगता है उसको हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, और पैरेलल टू द सर्फेस फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन लेकिन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल फोर्स पुशिंग फोर्स होता है। पुशिंग फोर्स मतलब यहाँ पे से दोनों लोग कॉन्टैक्ट में है तो इनका कॉमन नॉर्मल मतलब कॉमन टेंजेंशियल प्लेन ये आएगा और कॉमन टेंजेंशियल प्लेन ऐसा आएगा, तो उसके परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लग रहे होंगे ऐसा है ना, तो ये ब्लॉक इसको ढकेल रहा है ऐसा, ये दूर जाए, वैसे ये भी इसको ढकेल रहा है दूर जाने के ना, मतलब ढकेलना मतलब दूर जाना ना, तो नॉर्मल हमेशा पुशिंग फोर्स होता है। ठीक है, तो नॉर्मल हमेशा पुशिंग फोर्स होता है। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल इस तरफ लगाएगा और थर्ड लॉ के कारण ये इस पे उस तरफ लगाएगा ना। ओके, लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन होता है मास इनटू वेलोसिटी, और नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम, ये भी एक रिजल्ट होता है। ठीक है, ओके। अब टेंशन फोर्स क्या होता है, तो जैसे एक रस्सी है, यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, एक रस्सी है, रस्सी के इस पॉइंट पे टेंशन मान लो 15 न्यूटन है, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि इस पॉइंट के इस तरफ वाला पार्ट यानी लेफ्ट पार्ट का रस्सी, राइट पार्ट का रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा होगा 15 न्यूटन से, और राइट पार्ट ऑफ द रस्सी लेफ्ट पार्ट ऑफ द रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा होगा 15 न्यूटन से। ठीक है ना, तो इसे टेंशन में कोई डायरेक्शन ऐसा आप मत लिखना, आप डिपेंड करता है किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट वाली रस्सी पे आप टेंशन ड्रॉ करना चाहते हो कि लेफ्ट वाली रस्सी पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, तो राइट के कारण लेफ्ट पे लगेगा, तो लेफ्ट वाली रस्सी पे किस तरफ टेंशन फोर्स आप ड्रॉ करोगे, राइट की तरफ 15 न्यूटन, वैसे राइट वाली रस्सी पे किस तरफ लगाओगे, इस तरफ है ना। तो टेंशन फोर्स आप देख सकते हो पुलिंग फोर्स, ठीक है, वो पास लाना चाहता है चीज़ को, मतलब रस्सी समझ लो अपना लेंथ कम करना चाहता है, वैसा टेंशन फोर्स लगता है, लेकिन नॉर्मल पुशिंग फोर्स था। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ तो फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी और फोर्स बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट बी दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है, तो इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस वाले केस में। अभी के लिए मैकेनिक्स में जितने भी चीज़ें रहती है सब जगह वैलिड रहेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आइडियल पुली होता है मासलेस पुली, आइडियल स्ट्रिंग होता है मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो अगर आइडियल पुली के ऊपर एक आइडियल स्ट्रिंग लगा हुआ है तो रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा। अगर पुली नहीं भी होता और आइडियल स्ट्रिंग है कहीं भी, तो मतलब पुली अगर नहीं है लेकिन सिंपली आइडियल स्ट्रिंग है किसी सिचुएशन में, तो वहाँ पर भी हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो बस और इस पेज में कुछ बताने लायक चीज़ नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पेज में आते हैं।
तो सबसे पहले रीडिंग की बात होती है। तो वेइंग मशीन क्या रीड कर सकता है, करता है नॉर्मल ऑन इट, बस नॉर्मल को ही रीड करता है, ठीक है ना। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, अगर न्यूटन में दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो आप जो भी नॉर्मल फोर्स होगा जो वेइंग मशीन पे लग रहा होगा उसको लिख देना, वही आंसर होगा। या अगर आंसर किलोग्राम में होगा तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू को जी से डिवाइड कर देना, तो उसी को रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। ओके, वैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। तो स्प्रिंग अपने अपने नेचुरल लेंथ पे यहाँ पे है ना, तो स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से एक्स चाहे आप एक्सटेंड कर दो या एक्स कंप्रेस कर दो, तो स्प्रिंग फोर्स दोनों केस में के एक्स ही रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन ऐसा लगेगा स्प्रिंग फोर्स का सच दैट वो अपना लेंथ को वापस नॉर्मल लेंथ को, नेचुरल लेंथ को अटेन करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ब्लॉक है, यहाँ पे ये मिट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्लॉक को ये स्प्रिंग लेफ्ट की तरफ खींचेगा, क्योंकि स्प्रिंग लेफ्ट की तरफ ब्लॉक को खींचेगा, तो यानी ब्लॉक लेफ्ट की तरफ आना चाहेगा, तभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ पाएगा। और यहाँ पे ब्लॉक को स्प्रिंग राइट की तरफ ढकेलेगा, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो राइट की तरफ ढकेलेगा, तब जाके स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ पाएगा। नेचुरल लेंथ होता है इस लाइन की लेंथ, ठीक है। ओके, अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस लेंथ होता है, नेचुरल लेंथ। तो अगर नेचुरल लेंथ को हम लोग हाफ कर दे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, 1/3 कर दे तो स्प्रिंग कांस्टेंट ट्रिपल हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अब स्प्रिंग का लेंथ याद रखना इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता है, और रस्सी का लेंथ जो होता है इंस्टेंटेनियसली चेंज होता है। मतलब क्या है, मतलब सॉरी, स्प्रिंग का लेंथ इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स रहता है ना वहाँ पे, ठीक है। और मतलब जैसे कैसे बताएं इस चीज़ को, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं गलत बोलना चाह रहा हूँ, मैं थका हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि टेंशन जो होता है रस्सी में वो इंस्टेंटेनियसली अपना वैल्यू चेंज कर सकती है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो है वो अपनी वैल्यू इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकती। कारण सिंपल ये है कि स्प्रिंग का लेंथ चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है, और लेंथ चेंज होने में टाइम लगता है, मतलब टेंशन को चेंज होने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो स्प्रिंग में टेंशन, जैसे स्प्रिंग जो है उसका टेंशन आप इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रस्सी में टेंशन आप इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्प्रिंग बैलेंस ग्रेडिंग, फिर से स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग फोर्स को मेजर करता है। तो अगर चारों ऑप्शन न्यूटन में है तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू ही आपसे पूछा जा रहा है, अगर स्प्रिंग बैलेंस ग्रेडिंग पूछा जा रहा है तो। या अगर चारों ऑप्शन किलोग्राम में है या मास के टर्म्स में है, मास के यूनिट्स में है, तो आप जो भी स्प्रिंग फोर्स रहेगा उसको जी से डिवाइड कर देना, ठीक है। ओके, अब इस तरफ आते हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ आपको यूज़ करना है कि सिस्टम पे, तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहले तो सिस्टम डिफाइन करो कि किस चीज़ पे आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाहते हो, ठीक है ना। एक बार सिस्टम डिफाइन कर दिए, उसके बाद पता करो कि उस सिस्टम पे बाहर की दुनिया से कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो आपके सिस्टम में ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 है, उसको आप लिए हो, तो और बाहर की दुनिया में 3 4 5 है, तो ऑब्जेक्ट 3 के कारण इस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, 4 के कारण कितना लग रहा है, 5 के कारण कितना, सो ऑन, ठीक है। तो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम जो फोर्सेस आउटसाइड द सिस्टम जो एजेंट्स होंगे उनके कारण जो फोर्स सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स पे या सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे लगेंगे उनको आप एक्सटर्नल फोर्स बोलोगे, ठीक है। तो उन फोर्सेस को ड्रॉ करो, उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, और नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स डिवाइड बाय मास ऑफ द सिस्टम कर देंगे तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स आ जाएगा, वैसे नेट फोर्स अलॉन्ग वाई डिवाइड बाय मास कर देंगे तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई आ जाएगा, वैसे ही जेड के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बस ये हो गया। अब इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 0 होगा तो इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मतलब याद रखना ये नहीं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, इक्विलिब्रियम मतलब है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 है फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ठीक है। नेट फोर्स अगर 0 है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ एक्सेलरेशन उसका 0 रहेगा फ्रॉम इनिशियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। अब सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स, सूडो मतलब नकली, तो एक नकली फोर्स हम लोग यूज़ करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के अगर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तब, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम पे काम करेंगे तो कभी सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के काम करेंगे तो क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के न्यूटन सेकंड लॉ गलत होगा, तो उस गलती को काउंटरैक्ट करेगा ये वाली गलती। तो एक नकली फोर्स हम लोग अज्यूम कर लेंगे और ये गलती उस गलती को कैंसिल आउट करके आपका रिजल्ट फाइनल दे देगी, सही रिजल्ट दे देगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी के लिए सूडो फोर्स लगाने का तरीका क्या होता है, बहुत ही आसान है। जैसे आप ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर इस तरफ इतने से एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व करेगा, उस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, तो इस ऑब्जेक्ट पे जब ये ऑब्जर्वर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएगा तो जितने भी रियल फोर्सेस है वो तो लेगा ही लेगा, साथ में एक नकली फोर्स भी अज्यूम कर लेगा इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और उस नकली फोर्स का वैल्यू होगा इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन विच इज 2 टुवर्ड्स राइट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये एक्सेलरेशन ये जो नकली फोर्स रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि सूडो फोर्स जो होता है वो माइनस टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो होगा, ठीक है। तो माइनस मतलब अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट की तरफ लगाएगा। ये ऑब्जेक्ट किस तरह से मतलब ही नहीं, सूडो फोर्स नकली फोर्स एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ले लो इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज़ कर लेना, रियल फोर्सेस के अलावा इसको यूज़ कर लेना, फिर नॉर्मल आप जैसे न्यूटन सेकंड लॉ लगाते वैसे लगाते ना, रिजल्ट सही आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी कंस्टेंट वगैरह तो मैं वहाँ पे ही समझा दूंगा। तो ये कंस्टेंट बेसिकली, हाँ यहाँ पे रीज़न अगर लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो यार बेसिकली आप समझ लेना कि जितने भी कंस्टेंट, जैसे रस्सी वाले कंस्टेंट रिलेशन बेसिकली ये होता है कि रस्सी जो है वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल है तो उस पर कोई वर्क डन मतलब वो पोटेंशियल स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, और मासलेस तो कोई काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो नेट वर्क डन बाय टेंशन पूरे सिस्टम पे, नेट वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, 0 होता है, वहीं से ये वाला रिजल्ट आता है, ठीक है। वो डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, तो बेसिकली वहाँ पे आता है। तो मैं तो इसको बिना इस यूज़ की ही डालूंगा, लेकिन मुझे रिवाइज करना था लॉ थ्योरी, तो इसको मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आते हैं। बाय द वे ये PDF ये जो है फोटो, ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने नहीं बनाया है, ये मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था पहले, और उसने भी नहीं बनाया है, उसको कहीं से मिला है, मुझे नहीं पता कहाँ से मिला है, जो भी।
ओके अब जैसे यहाँ पे ये तो चलो, ये तो एग्जांपल जब क्वेश्चंस करेंगे वहीं पे दिखा दूंगा मैं जितने पढ़े हैं यहाँ पे, मतलब ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, आप रिवाइज करने के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने इसको रहने दिया, हटाया नहीं है, ठीक है। ओके फ्रिक्शन तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो यहाँ पे खत्म करते हैं क्वेश्चन। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर A1 A2 A3 A4 और एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 M3 M4 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर दिस अरेंजमेंट। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें A1 A2 A3 A4 का डायरेक्शन देना चाहिए, तब हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सबका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, तो वैसा ज़रूरी नहीं है, किसी का डाउनवर्ड किसी का अपवर्ड हो सकता है, लेकिन या तो सबका डाउनवर्ड मान लो अगर कुछ नहीं दिया है, सबका अपवर्ड मान लो, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो वैसे देना चाहिए था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं सबका डाउनवर्ड या सबका अपवर्ड मान लेता हूँ, तो A1 अपवर्ड, A2 अपवर्ड, A3 अपवर्ड, A4 भी अपवर्ड, चारों को मैं अपवर्ड मान लिया, ठीक है ना। अब हम लोग बेसिकली वही करेंगे कि वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है, T डॉट S 0, तो उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है ना। ये थ्योरी हम लोग देखे थे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा होगा, इस रस्सी में टेंशन T माने तो यहाँ भी T होगा, लेकिन ये पुली मासलेस है, तो इस पुली को ये रस्सी नीचे खींच रहा है T से, ये रस्सी भी इस तरफ से खींच रहा है T से, तो ये रस्सी ऊपर खींच रहा होगा 2T से, ठीक है। इस पुली को देखेंगे तो इस तरफ 2T से खींच रहा होगा, क्योंकि इस तरफ से दोनों तरफ से TT से खींच रहा है, तो नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा पुली पे। क्यों, पुली मासलेस होता है, इसलिए कुछ बोला नहीं है, तो मासलेस पुली है तो भले एक्सेलरेट कर रहा है पुली, लेकिन क्योंकि मास 0 है तो नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, ठीक है। मासलेस ऑब्जेक्ट को फोर्स की जरूरत नहीं होती है एक्सेलरेट करने की, ठीक है। तो अब इस रस्सी में 2T है, तो इस रस्सी में यहाँ भी 2T हो जाएगा, और उसी लॉजिक से यहाँ पे फिर 4T हो जाएगा, और इस रस्सी में भी 4T हो जाएगा टेंशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा राइटिंग अच्छा कर लेते हैं, 4T है ना। ओके अब इस ब्लॉक को देखेंगे तो एक्सेलेरेशन ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है, तो डॉट पर पॉजिटिव आएगा, तो 4T इंटू A1, ठीक है। इस ब्लॉक को देखेंगे तो एक्सेलेरेशन ऊपर है, टेंशन ऊपर है, T डॉट A। इसके लिए देखेंगे तो टेंशन ऊपर है, एक्सेलेरेशन ऊपर है, टेंशन देखो ये वाला टेंशन ऊपर लग रहा होगा, एक्सेलेरेशन भी ऊपर है, तो T इंटू A3। और लास्टली इसको देखेंगे तो टेंशन इस ऑब्जेक्ट पे भी ऊपर लगेगा, टेंशन तो हर एक ऑब्जेक्ट पे ऊपर ही लगेगा, ठीक है। ये रिजल्ट आया है, इसमें T को कॉमन लेके उड़ा देंगे, तो 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर डायरेक्शन एक्सेलेरेशन का जैसे A2 नीचे होता तो यहाँ पे माइनस 2A2 हो जाता, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो क्वेश्चन में देना चाहिए था, नहीं दिया तो सबको ऊपर या सबको नीचे मान लो। A system of 10 balls, a system of 10 balls each of mass 2 kg are connected by a massless and unstretchable string. Okay, the system is allowed to slip over the edge of a smooth table as shown in figure. Tension on the string between the 7th and the 8th ball is इतना, okay. When 6th ball just leaves the table, तो 6th ball अगर टेबल लीव किया हुआ है तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है। तो 6th बॉल तो टेबल लीव कर चुका है, ये 6th बॉल है, फिर 7th 8th 9th, टोटल 10 बॉल थे ना, 10, हाँ ये 10th बॉल है ना। वैसे ही ऊपर में यहाँ पे 5th एंड सो ऑन, वैसे करते करते 1st बॉल, ठीक है। पूरा ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे ऊपर में, है ना। ओके तो 6th बॉल जब स्लिप कर रहा होगा टेबल से, 6th बॉल जस्ट लीव द टेबल, ठीक है ना। अब टेबल तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है ना। तो अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को देखे तो ये वाला पार्ट को तो ग्रेविटी के कारण नीचे खींचा जा रहा है, और ये वाला पार्ट को कोई मतलब नीचे तो खींच रहा है, लेकिन मोशन के अपोजिट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ, ये पूरा चेन को आप देखोगे तो इस पूरे चेन को अगर आप देखो, ठीक है, कोई डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, ब्लू देखने सही है। तो इस पूरे चेन को अगर आप देखो, इस चेन को नीचे खींचा जा रहा है, कितने बॉल है, 1 2 3 4 5, 5 इंटू M, टोटल मास कितना हो गया 5 बॉल का, 510 इंटू G, तो 10G मतलब 100 न्यूटन से इस बॉल को नीचे खींचा जा रहा है सिस्टम को, ठीक है। यही है जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसके एक्सेशन के लिए, समझ में आ रही बात, ठीक है। समझो यहाँ पे अब अगर इसको देखोगे तो यहाँ का नॉर्मल मोशन को रोकना नहीं चाहता है, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है, ठीक है। और इस पार्ट का मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा, तो नॉर्मल वर्टिकल लग रहा है, इस पार्ट का मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता। और ये सरफेस स्मूथ है, तो सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट्स भले घसीट रहे होंगे, मतलब स्लाइड कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन नहीं लग सकते हैं, ठीक है। तो यही पुलिंग फोर्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितने 10 बॉल है, 10 इंटू, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड मास, है ना, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स में तो वही सब बॉल जो लटके हुए हैं उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वही आएगा, जो कि 100 न्यूटन है, लेकिन टोटल मास में तो सब बॉल आएगा। टोटल 10 बॉल है, हर एक बॉल का मास 2 kg है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड को, तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया, ठीक है। तो हमें पूछा टेंशन ऑन द स्ट्रिंग विच इज लाइंग बिटवीन 7th एंड 8th बॉल, तो 7th और 8th बॉल इस पॉइंट पे आपको टेंशन पूछा है, यहाँ पे टेंशन पूछा है, ठीक है। तो अगर आप 8th 9th और 10th बॉल को सिस्टम में लो, 8th 9th और 10th बॉल जो है इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, 8th 9th और 10th बॉल को ले लोगे सिस्टम में, तो इसके ऊपर इस पॉइंट पे जो टेंशन है वही लग रहा होगा अपवर्ड, और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, टोटल कितना मास इसका, 3 बॉल से तो 6 kg, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था 5, ठीक है। बस अब न्यूटन सा लगा दो, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू हो गई 60 - 30 यानी 30
न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है। हैंगिंग मास m is connected to a 4 times bigger mass by using a string pulley arrangement as shown in figure। ओके, तो फिगर को मैं यहाँ लेते आता हूँ। ठीक है भाई। ओके, तो अब क्या बोला गया आगे, ये क्या हो गया, हाँ, द बिगर मास इज प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब एंड इट इज बीन पुल्ड बाय 2 mg। ठीक है। इन द सिचुएशन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इतना, ठीक है, x/5, मतलब बेसिकली टेंशन इन द रस्सी निकालना है। ठीक है। तो इसका मास है 4m, इसका मास है m, ये इस आइस स्लैब है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो। ठीक है। तो अगर इसको सिस्टम ले आप, तो फिर से वही नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास करो। मान लेते हैं आइस स्लैब रेस्ट पे है। ठीक है। तो खाली ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। ठीक है। इसको सिस्टम लेंगे तो नेट पुलिंग फोर्स देखें तो इस तरफ पुल किया जा रहा है 2 mg से, और इस तरफ इसको पुल किया जा रहा होगा mg से, ग्रेविटी के कारण। ठीक है। तो नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पे देखो आप, तो बड़ा फोर्स तो 2 mg है, तो 2 mg माइनस mg। ठीक है। तो नेट पुलिंग फोर्स इतना है और टोटल मास कितना है 5m है ना। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास है 5m। ठीक है। तो हो जाएगा g/5। तो एक्सेलरेशन में पता चल गया g/5। हमें टेंशन पूछा था रस्सी में। ठीक है। अब रस्सी का टेंशन निकालना है तो या तो इसका किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। मैं इसका बना रहा हूँ, स्मॉल m का, मतलब ये वाला m का। ठीक है। तो इसके ऊपर 2 ही फोर्स लगेगा। सिर्फ इसको अगर देखेंगे तो एक रस्सी के कारण ऊपर लग रहा होगा, एक ग्रेविटी के कारण नीचे। ठीक है। याद रखना यहाँ पे मैं इसको सिस्टम लिया हूँ तो टेंशन तो सिस्टम के अंदर का पार्ट हो गया, उसको नहीं देखना। ठीक है। तो अगर हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर टेंशन, ठीक है, और नीचे mg। एक्सेलरेशन तो लेकिन ऊपर है कितना, g/5 है ना। तो न्यूटन्स लॉ लगा दो, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो टेंशन के वैल्यू 15/5 6 mg/5। ठीक है। ओके, तो आपको बोला गया था x/5 इंटू mg है, तो ये टेंशन की वैल्यू x/5 इंटू mg क्वेश्चन में बोला गया था। तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 6। ठीक है। ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at the rate of इतना with speed इतना, then the initial acceleration of the block is। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में, इसको थ्योरी में डिस्कस नहीं किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो होता है थ्रस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, अभी सीख लेते हैं। तो थ्रस्ट फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड आपको देखना है, तो v रिलेटिव इंटू dm/dt, बस इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। मतलब समझ लो, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स इस पर गिर रहा है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स इन जेट, हाँ, वाटर ड्रॉपलेट्स में गिर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इसको ढकेल रहा होगा, उसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। रॉकेट भी गैस को नीचे फेंक के ऊपर जाता है तो उसको भी थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, है ना। रॉकेट गैस पे जो फोर्स लगाएगा, ये गैस जो रॉकेट पे फोर्स लगाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल ही रहेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ कह रहा है, उसको थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है। ओके, तो थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू होता है VR इंटू dm/dt। तो यूजुअली हम लोग थ्रस्ट फोर्स बड़े ऑब्जेक्ट पे लिखते हैं, जैसे रॉकेट और गैस के केस में, रॉकेट के केस में रॉकेट के ऊपर कितना गैस थ्रस्ट फोर्स लगा रहा होगा उसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है। इंग्लिश। अब यहाँ पे अब ये VR क्या है, जो ऑब्जेक्ट इस पर गिर रहा है ना, उसका रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है। तो ये इनिशियली पूछा है ना, तो इनिशियली मतलब क्या, इनिशियली तो आपको पता है वेलोसिटी 0 इसका। ठीक है। तो इसका वेलोसिटी 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी लिखना है, मतलब बेसिकली इसी का वेलोसिटी लिखना है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। तो थ्रस्ट फोर्स देखेंगे तो VR ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। जैसे रॉकेट केस में वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट हो जाएगा। ठीक है। अब ब्लॉक का वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि हमें इनिशियल एक्सेस पूछा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी लेना पड़ेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ सिंपली वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, इंटू dm/dt। किस रेट से इस पर मास गिरा है, तो पर सेकंड कितना मास गिर रहा है, 1 kg पर सेकंड। तो इसका वैल्यू तो 1 दिया हुआ है, 1 kg वाटर इसको हिट कर रहा है पर सेकंड। ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको दे दिया है 10, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इनिशियली कितना है 0 है ना, इसका वैल्यू इतना है इनिशियली, और हमें इनिशियली ही पूछा है। ठीक है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब इनिशियल थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड मास करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसके ऊपर इस तरफ थ्रस्ट फोर्स ही तो लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है। थ्रस्ट फोर्स के अलावा, और इसके ऊपर क्योंकि स्मूथ है ना, फ्रिक्शनलेस तो कोई और, बाकी नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, लेकिन तो वर्टिकल डायरेक्शन में, हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही न्यूटन लगा है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स विच इज 10 डिवाइड बाय मास कितना है 2, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। A block of mass m placed inside a box descends vertically with acceleration a. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. ठीक है। तो एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है m। ठीक है। ओके, और ये नीचे डिसेंड कर रहा है a एक्सेलरेशन से, ये पूरा सिस्टम है ना। तो ब्लॉक कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है फ्लोर पे, 1/4 ऑफ इट्स वेट। तो इसका वेट अगर w डाउनवर्ड है ना, वेट तो डाउनवर्ड ही रहेगा, तो इसका वेट मतलब w mg डाउनवर्ड है ना। ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस ब्लॉक पे ये क्या बोलते हैं, चलो यहाँ नहीं बनाता हूँ मैं, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम में बना रहा हूँ है ना। तो ब्लॉक को ग्रेविटी तो w से खींच रहा होगा, लेकिन फ्लोर ऊपर ढकेल रहा होगा नॉर्मल से। ठीक है। लेकिन नॉर्मल वैल्यू क्या है
वेट का 1/4, क्वेश्चन बोल दिया है ब्लॉक इस ग्राउंड पे मतलब फ्लोर पे 1/4 यानी WF4 डाउनवर्ड लगा रहा है, तो फ्लोर भी ब्लॉक पे WF4 अपवर्ड लगा रहा होगा, ठीक है। ओके बस अब यहाँ से हाँ अब न्यूटन्स तो लगा दो। नेट फोर्स उसकी डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो ये 3W/4 इज इक्वल टू ma और मास का हो जाएगा वेट बाय g, इसी को तो मास बोलते हैं। तो W से W कट गया तो a का वैल्यू 3g/4, ठीक है, ऑप्शन सी। 3 मासेस 100 किलोग्राम, 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम ऐसा दिखाया गया है। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग्स भी आइडियल है, इनएक्सेसिबल एंड वेटलेस सही है। ओके पुली भी मासलेस है, ठीक है, एंड वेट फ्रिक्शनलेस सही है। तो फोर्स F अप्लाइड ऑन द सिस्टम, F कितना होना चाहिए सो दैट द मास M2 मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 2, ठीक है। तो M2 जो है ऊपर जाए 2 से, ठीक है। सबसे पहले तो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो ये भी चलेगा आगे, तो ये आगे चल रहा होगा तो पुली भी आगे चल रहा होगा, पुली आगे चल रहा होगा मतलब ये ब्लॉक भी आगे तो चल रहा है, साथ में ऊपर भी उठ रहा होगा, ठीक है। समझो इस चीज़ को, ब्लॉक आगे भी चलेगा ऊपर भी उठेगा। तो अगर मैं पूरे चीज़ को ड्रॉ यहाँ पे करना चाहूँ तो अगर ये वाला बड़ा ब्लॉक राइट की तरफ A से एक्सेलेरेट कर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ये पुली अटैच्ड है इस बड़े ब्लॉक में, पुली का सेंटर भी राइट की तरफ A से एक्सेलेरेट करेगा, ठीक है। और पुली अगर राइट की तरफ A से एक्सेलेरेट करेगा, पुली कंप्लीट नहीं है, पुली अगर राइट की तरफ A से एक्सेलेरेट करेगा तो ब्लॉक का राइट की तरफ वाला एक्सेलेरेशन तो A रहेगा, ठीक है। ओके अब एक काम करते हैं, अब इस ब्लॉक पे अगर बैठ जाए हम लोग, अगर इस ब्लॉक पे बैठ जाए तब तो मुझे पुली रुका हुआ दिखेगा, तो ब्लॉक में बैठने के बाद पुली रुका हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मैं वही काम करता हूँ, मैं ब्लॉक में बैठ के आपको समझाता हूँ, फिर ब्लॉक से बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगा तो निकलेंगे, अभी तो ब्लॉक में बैठ के समझाता हूँ, आसान रहेगा, ठीक है। तो मैं ब्लॉक में बैठने वाला हूँ, है ना। तो मैं ब्लॉक में बैठ गया हूँ तो ब्लॉक तो रेस्ट पे आ गया है, मैं विद रिस्पेक्ट टू 100 kg चीज़ों को देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ब्लॉक में बैठने के बाद आप देखोगे सिस्टम को तो बहुत ही आसान हो गया है सिस्टम, मतलब मोशन, ये ऊपर जा रहा होगा B से, ये इस तरफ जाएगा B से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ने बोल दिया 2 से ऊपर जा रहा है ना, तो B लेने की जरूरत नहीं है, 2 से ऊपर जा रहा है एक्सेलेरेशन से, तो ये 2 से इस तरफ जाएगा, क्योंकि ब्लॉक में अगर बैठ गए तो ये तो बराबर रुका हुआ, तो ये इतने से ऊपर जाएगा, इसको उतने से जाना पड़ेगा ना, रस्सी का लेंथ को कांस्टेंट रखना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ऊपर तो ये 2 से लेफ्ट वर्ड, तभी रस्सी का लेंथ यहाँ पे घट रहा है, ये पोर्शन घटते रहेगा, ये पोर्शन बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये हो गया, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू 100 kg है। अब 100 kg खुद अगर A से एक्सेलेरेट कर रहा है, ठीक है ना, 100 kg खुद अगर A से एक्सेलेरेट कर रहा है ना, तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू 100 kg, तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू 100 kg विच इज 2 लेफ्टवर्ड प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ 100 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 100 kg हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ 100 kg, ये होता है ना। तो एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 100 kg कितना है, तो 100 kg जब रेस्ट पे है या 100 kg बैठ जाए हम लोग तो 2, तो ये 2 kg क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये तो 10 kg है, सॉरी मैं इसको 2 लिख दिया, मैं इसको मास समझ लिया एक सेकंड के लिए। चलो तो एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg ना, तो एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg विद रिस्पेक्ट टू 100 kg हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg माइनस एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg विद रिस्पेक्ट टू 100 kg कितना है 2 लेफ्टवर्ड, और एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg तो हमें पता नहीं है, वही पता करना है, और एक्सेलेरेशन ऑफ 100 kg कितना है A राइटवर्ड, ठीक है। तो इस सबको अगर आप देखोगे यहाँ से तो एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज दो तो A राइटवर्ड प्लस 2 लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा A-2 राइटवर्ड, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा A-2 राइटवर्ड, है ना। तो ये ग्राउंड फ्रेम से पूरा चीज़, तो इसका एक्सेलेरेशन A-2 राइटवर्ड, और इसका एक्सेलेरेशन अगर देखना है तो फिर से इसका एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू 100 kg तो है 2 अपवर्ड प्लस एक्सेलेरेशन 100 kg खुद का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है A, तो इसका टोटल एक्सेलेरेशन हो जाएगा इसका और इसका वेक्टर, समझ में आई बात, ठीक है। अरे यार एक मच्छर है यहीं पे घूम रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं मच्छर मार रहा था अभी जो घूम रहा था, अब डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। तो ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूरा सिचुएशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये विद रिस्पेक्ट टू 100 kg, एनीवेज बस। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम है तो अब न्यूटन लॉ लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड क्या इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ लगाओ, तो यहाँ पे न्यूटन लॉ लगाओगे तो इस ब्लॉक को देखें तो इस पर टेंशन इस तरफ लग रहा है, तो इस ब्लॉक पे अगर 10 kg को देखेंगे तो टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो 10 kg पे लग गया, 10 kg पे याद रखना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। इस 20 kg को देखेंगे तो इसका एक्सेलेरेशन 2 अपवर्ड है, और 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो 20 kg पे ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना, ओके। यहाँ पे तो कोई राइट की तरफ इसको एक्सेट करने वाला है नहीं, तो मेरे को लगता है ब्लॉक से कॉन्टैक्ट में रहेगा, चलो अभी देख लेंगे। तो इसके लिए न्यूटन लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 2 है ना, तो T माइनस 20g इज इक्वल टू 20 इंटू 2, ठीक है। बस 2 इक्वेशन 2 अननोन निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। तो T का वैल्यू तो यहाँ से आप 10a माइनस 2 मैं पुट कर दे, 10a माइनस 20 ये दिख नहीं रहा है ना,
माइनस 200 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो 10A की वैल्यू हो जाएगी 220 और 40 260, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है एफ का वैल्यू। अगर इस पूरे को सिस्टम ले ले, इस पूरे को सिस्टम ले ले तो मास कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 10, है ना। इस पूरे को सिस्टम ले ले तो इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस एक ही फोर्स है, क्योंकि ये ग्राउंड फ्रिक्शन लगा नहीं सकता, स्मूथ है ना। इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्सेस दिखेंगे तो बस एक ही है, और इसका एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का कितना है राइट की तरफ 26। नहीं, ये गलत है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग है। इसका ए है, इसका ए है, लेकिन इसका A-2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मुझे एफ़ का वैल्यू लिखना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो इसके ऊपर ये जो रस्सी है ना, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अगर आप 100 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 100 kg पे राइट की तरफ तो एफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट की तरफ ये रस्सी भी फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। टेंशन समझ में आ रही बात। अब वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन, यहाँ से मतलब एक्चुअली में पुली, मतलब मैं इस पूरे को ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से टेंशन ऐसे लग रहा होगा, मैं उसको ड्रॉ किया, ठीक है, इसी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऐसे, है ना। अगर इसको नहीं देखने तो देखो ऐसे, है ना। बाकी वर्टिकल डाउनवर्ड भी लग रहा होगा, लेकिन मैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ढंसा लगा रहा हूँ अभी, ठीक है। और एक्सेलरेशन इसका इस तरफ है, तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो 26 है, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो 26 माइनस 2 24 240, तो टेंशन की वैल्यू 40 हो गया। इसको यहाँ लिख ही देते हैं, तो टेंशन का वैल्यू 240 है और ए का वैल्यू 26 है, ठीक है। तो 2840 न्यूटन। 28 तो है ही नहीं, मेरा मेहनत बर्बाद। अरे एक और नॉर्मल भी लग रहा होगा ना यहाँ से, हाँ ठीक है, मेहनत बर्बाद नहीं हुआ। मैं बताता हूँ कहाँ पे गलती हुई है, और गलती इसलिए हुई है क्योंकि अगर इस ब्लॉक को देखें तो ये ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर राइट की तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब ये कि डायग्राम इनकम्प्लीट है। डायग्राम को कंप्लीट करना है तो ऐसा डायग्राम आना चाहिए, ये ब्लॉक ऐसा होगा, समझ रहे हो, ब्लॉक इस कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है। तो अगर ब्लॉक कॉन्टैक्ट में हो गया तो इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, है ना। तो इस ब्लॉक का अगर राइट की तरफ देखें फोर्सेस, ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इनटू राइट की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, ए के बराबर। और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना आया था 26 आया था ना, हाँ 26, तो 520 न्यूटन, ठीक है। तो एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, तो यानी इस बड़े ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके ऊपर एक नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा, तो बड़े ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल किस तरफ भी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये टी माइनस एन की वैल्यू आई है इतनी, टी नहीं सॉरी एफ माइनस एन की वैल्यू आई इतनी, एफ माइनस एन, और एन का वैल्यू खुद है 520, ठीक है। तो 0 6 8 5 13 3360 न्यूटन, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो, अब आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो क्वेश्चन में गलती भी ढूंढ सकते हो, क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, समझ में आई बात। तो देखो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, यहाँ पे आंसर मैच नहीं किया और कैलकुलेशन पे भरोसा है, जो कि मुझे नहीं होना था। तो मुझे यहाँ दिख गया कि ये इस ब्लॉक के कारण भी एक नॉर्मल लग रहा होगा इस पर, क्योंकि मैं वही बीच में, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं बोला था अरे ये ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट कैसे करेगा, ठीक है। तो मैं बोला चलो उसको बाद में देखेंगे, वो मुझे पता था इसको कॉन्टैक्ट में बनाना ही पड़ेगा। मतलब जैसे ही मैं वो रियलाइज़ किया कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, मतलब इस क्योंकि ब्लॉक के ऊपर फोर्स राइट की तरफ कोई लगेगा ही नहीं, तो ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट कैसे करेगा, क्योंकि तो इनर्शियल फ्रेम है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया 3360, मतलब ऑप्शन ए सही है, ठीक है। मंकी ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लाइम्स ऑन ए रोप, एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग में आवाज़ आ रहा है। मंकी ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लाइम्स ऑन ए रोप विच कैन विथस्टैंड अ टेंशन ऑफ इतना, तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू आपको दे दी गई है क्वेश्चन में 350 न्यूटन, ठीक है। तो मंकी जो है रोप पे ऊपर चढ़ रहा है ना, तो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन ऊपर है, ठीक है। आप देखो क्यों टेंशन ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि मंकी को ऊपर एक्सेलरेट करना है, एमजी तो मंकी को नीचे खींचेगा, तो टेंशन को ऊपर रखना ही पड़ेगा, और कोई फोर्स लग ही नहीं सकता मंकी पे। मंकी रस्सी है कॉन्टैक्ट में और विदाउट कॉन्टैक्ट एमजी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लगाओगे आप, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इतना, ठीक है ना। ओके, तो आपको बोल दिया गया एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 4। मंकी क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन 4 एंड क्लाइम्स अप इफ मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन 4, ओके, एंड देन क्लाइम्स अप, ठीक है। इन एनी केस आप याद रखना, मंकी जो है चाहे रस्सी को पकड़ के ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, इन इधर केस मंकी जो है रस्सी को नीचे ही खींचेगा ना, तो रस्सी मंकी पे ऊपर ही टेंशन लगेगा। तो ये मत सोचना मंकी ऊपर जा रहा है इससे टेंशन ऊपर ली है, मंकी रस्सी को नीचे खींचता रहेगा हमेशा, चाहे मंकी ऊपर चढ़ा हो नीचे। आप मंकी जब ऊपर भी चढ़ेगा ना तो रस्सी को नीचे खींच रहा है, ठीक है, रस्सी को नीचे खींच रहे तभी तो फॉरवर्ड पुल हो रहा है, ठीक है। एनीवेज, तो ये हमेशा ट्रू है, तो ये मैं लिख दिया ना यहाँ पे। अब टेंशन की वैल्यू इतनी आ गई mg+a, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मैंने तो एक्सेलरेशन अपवर्ड लेके रिजल्ट लाया है, तो अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 4 का तो एक वैल्यू -4 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में टेंशन निकालना है, फर्स्ट केस में तो मास ऑफ मंकी 50 है
जी को 10 लूँगा, ए को -4 लूँगा, क्योंकि फर्स्ट केस में एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, इसलिए एक्सेलेरेशन को -4 लिया, ठीक है। तो ये 300 न्यूटन हो जाएगा, है ना। और सेकंड केस में एक्सेलेरेशन अपवर्ड है ना, क्लाइम्स अप, चलो इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, क्लाइम्स अप विथ एन एक्सेलेरेशन ऑफ इतना, ठीक है। तो एम जी, अब एक्सेलेरेशन मैंने अपवर्ड लेके ये रिजल्ट लाया था, और यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन अपवर्ड ही है, तो प्लस में लिखेंगे, अगर एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड तो माइनस में लिखते, ठीक है। तो 15 75 है ना। तो देखो मैक्सिमम टेंशन हमें पता 350 न्यूटन है, तो इस केस में मैक्सिमम टेंशन को तो एक्सीड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सेफ रहेगा यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम टेंशन ज़्यादा हो गया, टेंशन मतलब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन कितना पॉसिबल होगा ही नहीं, जैसे 350 पहुँचेगा रस्सी टूट जाएगी, तो जो बोला जा रहा है कि मंकी ऊपर चढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो टेंशन का कितना रहेगा, टेंशन 350 न्यूटन वाइल गोइंग डाउन, गलत, रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, ये सही है, ठीक है ना। तो टेंशन 350 से बड़ा है तो ब्रेक, ठीक है। M1 M2 are tied together at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. अगर M2 is twice of M1 तो acceleration of the system is A1, अगर M2 is thrice of M1, ठीक है, acceleration of the system is A2, तो A1 A2 क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोलना चाहिए इनको पुली रेस्ट पे है, अदरवाइज क्वेश्चन को मतलब नहीं है, तो पुली रेस्ट पे है, ठीक है। तो अगर ये M1 है, ये M2 है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फोर्सेस लिखोगे तो इसके ऊपर टेंशन अपवर्ड लग रहा है, और इसके ऊपर भी टेंशन या तक सेम ही लगेगा, ये M1 के लिए, ठीक है। मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, आपको ऊपर मानना तो ऊपर मान लो, लेकिन ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूटन 100 लिखे, तो डाउनवर्ड फोर्स बड़ा होगा, अपवर्ड फोर्स, तभी तो इसका एक्सेलेरेशन नीचे लिखे हम लोग, ठीक है। आप कुछ भी मान लेना एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लेकिन अपवर्ड मानेंगे तो फिर इसको नीचे माने। अब इस केस में एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, तो मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टेंशन गायब हो जाएगा, M2 - M1 डिवाइड बाई M2 + M1 इंटू जी, ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन का वैल्यू, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड इतना आता है, M2 मतलब दोनों मासेस का डिफरेंस डिवाइड बाय दोनों मासेस का सम, ठीक है। ओके, तो आपको A1 बाई A2 पूछा है, तो फर्स्ट केस का एक्सेलेरेशन डिवाइड बाय सेकंड केस का एक्सेलेरेशन। अब फर्स्ट केस में क्या है, M2 इज ट्वाइस ऑफ M1, M2 ट्वाइस ऑफ M1 है, M2 ट्वाइस ऑफ M1 पुट कर दो, तो फर्स्ट केस का एक्सेलेरेशन आ गया। सेकंड केस में बोला गया है M2 थ्राइस ऑफ M1, तो हर जगह M2 के बदले थ्राइस ऑफ M1 पुट कर दो, ठीक है। फर्स्ट केस में M2 जो है ट्वाइस ऑफ M1 है, M2 के बदले ट्वाइस M1 पुट कर दिया, सेकंड केस में M2 के बदले थ्राइस, बस। अब इसका रेशियो निकालते हैं, तो ये 1/3 और यहाँ पे 2/4, यानी हाफ, यानी 2/3 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। ब्लॉक टेक्स 2 सेकंड टू स्लाइड डाउन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री एंड लेंथ L इनसाइड केप्ट इनसाइड अ लिफ्ट गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी V इफ द इंक्लाइन इज चेंज टू 45 डिग्री टाइम टेकन, ठीक है। सबसे पहली बात तो लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट के अंदर जो ये है वेज जिसके ऊपर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन प्लेन, वो भी V वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, और क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो ये इनर्शियल है, तो इनर्शियल है, तो इसमें बैठ के हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसमें बैठ के देखेंगे तो क्या होगा, तो इसमें बैठ के अगर देखेंगे तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो आपका इंक्लाइन बेसिकली रेस्ट पे है, और सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं हम लोग, तो ब्लॉक यहाँ पे है या कहीं पे भी है अभी बीच में, ठीक है ना। तो ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस देखेंगे तो mg डाउनवर्ड लगेगा, उसका अलॉन्ग द इंक्लाइन कॉम्पोनेंट mg sin थीटा, ठीक है। बाकी नॉर्मल और mg cos थीटा तो ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है। ओके, याद रखना सूडो फोर्स हम लोग लिए ही नहीं, दो ही फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, दोनों रियल फोर्सेस है, क्योंकि सूडो फोर्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो अलॉन्ग द इंक्लाइन एक्सेलेरेशन पैरेलल टू द इंक्लाइन देखोगे तो नेट फोर्स अलॉन्ग द इंक्लाइन इतना है डिवाइड बाय मास, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो एक्सेलेरेट कर नहीं सकता, क्योंकि आप इंक्लाइन में बैठ के देखोगे परपेंडिकुलर इंक्लाइन अगर एक्सेलेरेट कर गया तो ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव कर जाएगा, जो कि नो पॉसिबल, ठीक है। तो जी sin थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइन, एक्सेलेरेशन पैरेलल टू द इंक्लाइन, ठीक है, ये पैरेलल टू द इंक्लाइन है ना, बस। अब अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ये, है ना, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो क्योंकि देखो मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर तो इसके अंदर बैठा हुआ है ना, तो ये रेस्ट पे है, ठीक है ना, तो ये रेस्ट पे है ना, ठीक है। और तो हम लोग क्या कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब क्या बोलेंगे, ये इनर्शियल फ्रेम बोल देंगे बस, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बाद में आपको जो PDF मिले तो आपको समझ में लॉजिक क्या यूज़ किए थे ना, यहाँ पहले समझ में आ गया होगा, भूल ना जाए, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम है, तो इसी में आके बैठ गया, ये ऑब्जर्वर के लिए तो ये रेस्ट में है, तो ये भी रेस्ट पे नहीं, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसको L लेंथ स्लाइड करना है, तो रेस्ट से स्टार्ट करते हुए L लेंथ स्लाइड करना है, तो S = ½ AT² UT + ½ AT², हाफ ए एक्सेलेरेशन कितना है, इतना इंटू T²। तो अब देखोगे तो टाइम का वैल्यू आ रहा है 2L/g sin थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। ओके, अब आपको बोला गया अगर इंक्लाइन का पहले इंक्लिनेशन 30 डिग्री था, बाद में 45 डिग्री हो गया, तो टाइम टेकन बाय द ब्लॉक क्या होगा, ठीक है। तो आप अगर दोनों केसेस का टाइम का रेशियो निकालोगे तो ये जी sin थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के
तो जी तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, जी को भी हटा दो, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 12/g कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड केस में 45 डिग्री है, साइन 45, और फर्स्ट केस में 30, साइन 30 हाफ, ठीक है। तो 2/√2, तो √2 ऑफ √2 है ना, तो √2 का भी स्क्वायर रूट, और अच्छा कैलकुलेटर है मेरे पास, तो 1.18 होता है ये, तो 1.18 सेकेंड्स, ठीक है। तो T1/T2, सॉरी सेकेंड्स नहीं तो रेशियो है, तो 1.18 आ रहा है T1/T2। आपसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट केस में 2 सेकंड लग रहा था, सेकंड केस में कितना लगेगा, तो T2 का वैल्यू 1.8 टाइम्स, मतलब T2 का वैल्यू यहाँ से मैं इसको करूँ तो T2 हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई 1.18, और T1 है 2 सेकेंड, तो 2 डिवाइडेड बाई 1.18 है ना, तो 1.68 आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी। In 2 different experiments, an object of mass 5 kg is moving with a velocity 25 meter per second, hits 2 different walls and comes to rest. Okay, rest within 3 सेकंड। तो पहले केस में 3 सेकंड लग रहा है ऑब्जेक्ट को रेस्ट पाने में, दूसरे केस में 5 सेकंड लग रहा है, मतलब हिटिंग स्टार्ट होने से लेके उसके स्टॉप तक आने तक कितना, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब इम्पल्स के बारे में मैंने थ्योरी में नहीं बताया, यहाँ बताया तो कि ये सब डिटेल में तो हम लोग उस चैप्टर में देखेंगे ही, सेंटर ऑफ मास में भी ज़्यादा आएगा ये चीज़। तो यहाँ पे लेकिन बहुत ही इम्पल्स मतलब चेंजिंग मोमेंटम होता है, ठीक है। तो इम्पल्स मतलब चेंजिंग मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं, बस खाली इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो दोनों केस में इनिशियल मोमेंटम 5 × 25, फाइनल मोमेंटम दोनों केस में रेस्ट पाएगा 0, तो चेंजिंग मोमेंटम दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल तो 0 है, इनिशियल 5 × 25 जो भी डायरेक्शन हो, है ना, डायरेक्शन मुझे नहीं पता, ठीक है, कि क्वेश्चन में दिया नहीं है, जो भी इतना है ना। तो चेंज इन मोमेंटम तो दोनों केस में सेम है, मतलब इम्पल्स दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक है ना। अब जो एवरेज फोर्स होता है, एवरेज फोर्स होता है इम्पल्स या डेल्टा P बाई डेल्टा T, है ना। तो इम्पल्स डिवाइडेड बाय ये चीज़, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डेल्टा P का मैग्नीट्यूड है, मतलब इम्पल्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड तो है 125 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है। अब डेल्टा T दोनों केस में अलग अलग है, फर्स्ट केस में डेल्टा T 3 है, सेकंड केस में 5 है, तो डेल्टा T ज़्यादा है सेकंड केस में, तो फोर्स कम आएगा, ठीक है। तो फोर्स डिफरेंट आएगा दोनों केस में, लेकिन इम्पल्स सेम आएगा, ठीक है। तो इम्पल्स विल बी सेम बट एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट, सेकंड केस का फोर्स कम आएगा। बैलून हैज़ मास 10 ग्राम, बैलून हैज़ मास ऑफ 10 ग्राम इन एयर, ठीक है। द एयर स्केप्स फ्रॉम द बैलून एट ए यूनिफॉर्म रेट विथ वेलोसिटी इतना, ठीक है। तो बैलून से एयर बाहर निकल रहा है 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। इफ़ द बैलून श्रिंक्स इन 5 सेकंड कंप्लीटली, तो एवरेज फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, तो इस पूरे प्रोसेस में एवरेज फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो 5 सेकंड पे बैलून पूरा श्रिंक कर गया, ठीक है, और आपको बोला गया था कि 1 सेकंड में 4.5 सेंटीमीटर, तो एयर स्केप्स एट ए यूनिफॉर्म, ओके, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 ग्राम है, ओके। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा, मैं क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बैलून के अंदर 10 ग्राम ऑफ एयर है और वो 5 सेकंड में पूरा बाहर निकल गया, ठीक है। तो आप अगर dm/dt की बात करें, है ना, तो 10 ग्राम एयर जो है बाहर निकल गया 5 सेकंड में, तो 2 ग्राम पर सेकंड, dm/dt इतना हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो बैलून के रिस्पेक्ट में एयर बाहर जा रहा है, यहाँ रिलेटिव लिखना चाहिए था, एनीवेज ये 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स VR × dm/dt, तो VR आपका है, सबको CGS यूनिट में रहने, तो सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड्स, ग्राम, वो सब में है ना। dm/dt है 2 ग्राम पर सेकंड, तो डाइन में फोर्स आ जाएगा 9, आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अ यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास m and लेंथ L पासेस ओवर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन L इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इमेजिन कर लेना कि पूरा जो रस्सी का लेंथ है यहाँ और यहाँ ही दिख रहा है, जो रैप्ड अराउंड है वो ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है ना। ये पार्ट का मास ऑलमोस्ट 0 है और रैप्ड अराउंड वाले पार्ट का लेंथ ऑलमोस्ट 0, लेंथ ऑलमोस्ट 0 तो मास ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, मतलब बेसिकली पुली का रेडियस बहुत ही कम है, ऐसा मान लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसा दिया गया है उस फॉर्म में नहीं बनेगा, आपको असम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी ऐसा ही क्वेश्चन हो गया कि इस पुली से ये वाला पार्ट का जो भी मास है m1 है मान लो, तो इस तरफ से एक m1 मास लटका हुआ है, और ये वाला पार्ट का मास अगर m2 है तो इस तरफ से m2 मास लटका हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको पता है, जो भी थोड़ी देर पहले भी हम लोग देखे थे कि एक्सप्रेशन कितना आया था, m2 - m1 डिवाइडेड बाय m2 + m1, याद है, ठीक है ना, ओके। तो मैं सोचा इससे टकराव करा जाएगा, उसका टेंशन मतलब मैं जस्ट इसको ड्रॉ किया यहाँ पे, है ना, इसेंशियली, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन इतना है, तो आपको बोल दिया है सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सेलेरेशन कितना है, g/2 के बराबर है, तो एक्सेलेरेशन g/2 के बराबर है, तो g कट गया, ठीक है। तो 2m2 - 2m1 = m2 + m1, ठीक है। तो m2 = 3m1 आया, m2 = 3m1 आ गया, ठीक है। अब क्या करो,
m2 और m1 का वैल्यूज पुट करो, है ना। अब m2 क्या होगा, लेफ्ट वाले पार्ट का मास, तो लेफ्ट वाले पार्ट का मास हो जाएगा लेफ्ट वाले पार्ट का लेंथ इंटू मास पर यूनिट लेंथ, मान लो मास पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है ना, और m1 है इस साइड का मास और इस साइड का लेंथ कितना है, l है, तो इसका मास हो जाएगा l इंटू लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो 4l इक्वल टू कैपिटल L, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ था स्मॉल l का वैल्यू l/x, यहाँ से स्मॉल l का वैल्यू तो आ रहा है l/4 और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये l/x के बराबर, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये सिस्टम रेस्ट पे है, ये 5 kg है, ये 3 kg है। तो ये रेस्ट पे मतलब क्या हो जाएगा, रेस्ट पे मतलब एक ही चीज़ हो सकता है कि नेट पुलिंग फोर्स 0 होगा, ठीक है। रेस्ट पे मतलब नेट पुलिंग फोर्स 0 है ना। आप सिस्टम को मोशन कौन कौन देना चाहता है, इस तरफ देना चाहेगा mg sin थीटा और इस तरफ देना चाहेगा 30 न्यूटन, है ना। मतलब mg sin थीटा इज इक्वल टू 30, तभी तो नेट पुलिंग फोर्स 0 होगा। तो sin थीटा 3/5 हो गया, मतलब cos थीटा 4/5, ठीक है। अब हम लोग से बोला गया था फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी, तो इंक्लाइंड प्लेन बॉडी पे कितना फोर्स लगाता है, नॉर्मल लगाता है, नॉर्मल तो लगाएगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं स्मूथ है ना, तो खाली नॉर्मल लगा सकते हैं। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना होता है mg cos थीटा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर mg cos थीटा अर्थ लगाएगा इस तरफ, ठीक है, मतलब अर्थ mg sin थीटा इस तरफ लगा रहा है, mg cos थीटा इस तरफ लगा रहा है, तो उसको नॉर्मल बैलेंस करेगा ना। तो mg तो हो जाएगा 50 और cos थीटा है 4/5, तो हो जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, है ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं, ठीक है। तो बड़े ब्लॉक का या वेज का मास है 16 और इसका मास है 8, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मान लेते इसका एक्सेलरेशन a है और इससे बैठ के अगर छोटे ब्लॉक को देखें तो छोटे ब्लॉक पे तो सबसे पहले सूडो फोर्स लग जाएगा m इंटू ए, है ना। सूडो फोर्स हमेशा जिस पे बैठ के देख रहे, जिसका एक्सेशन है ए लेफ्ट की तरफ, तो इस पर बैठ के अगर इसको देखेंगे 16 kg में बैठ के अगर 8 kg को देखेंगे तो 8 kg पे राइट की तरफ सूडो फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू 8 kg का मास विच इज 8 इंटू ए, लेकिन उल्टा कर देंगे डायरेक्शन, एक्सेशन लेफ्ट की तरफ था तो इसके ऊपर सूडो फोर्स राइट की तरफ, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर mg sin थीटा mg cos थीटा सब तो लग ही रहा होगा, ठीक है। तो इस तरफ mg sin थीटा और इस तरफ नॉर्मल और इस तरफ mg cos थीटा, ठीक है, सब चीज़ तो लग ही रहा है ना। तो ये है विद रिस्पेक्ट टू 16 kg, देखेंगे तो ये सूडो फोर्स है, ठीक है, बाकी सब रियल फोर्स है। mg नॉर्मल ये दोनों रियल फोर्स है और सूडो फोर्स ये वाला, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज अलॉन्ग द इंक्लाइन, तो वही अगर इसको ए आर बोल रहे हैं, ठीक है, यानी वेज का एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज को ए आर बोल रहा हूँ मैं, तो ए आर का वैल्यू तो सिंपली आ जाएगा आपका डाउनवर्ड अलॉन्ग द इंक्लाइन क्या फोर्स है 8g sin 30 मतलब हाफ 8a का कॉम्पोनेंट आएगा, तो 8a cos 30 आएगा ना, 8a का cos 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय बस अलॉन्ग द इंक्लाइन, तो ए वाला फोर्स आएगा और इसका कॉम्पोनेंट आएगा, ठीक है। नॉर्मल कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, ठीक है, डिवाइडेड मास कितना इसका 8, तो इतना आ गया ए आर का वैल्यू, ठीक है, ओके। अब ये तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो g/2 5, तो ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है, ओके। अब दो अननोन एक ही क्वेश्चन सॉल्व तो होगा नहीं, और इक्वेशंस चाहिए हमें। दूसरी बात, अगर हम लोग 16 kg पे बैठ के देख रहे इसको, तो इसका मोशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसमें बैठ के देख रहे इंक्लाइन पे बैठ के अब इसको देखोगे तो अगर परपेंडिकुलर इंक्लाइन मूव करने लगा तो या तो इंक्लाइन टूट जाएगा या उससे अलग हो जाएगा, ठीक है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल फिजिकली स्पीकिंग। तो यहाँ पे नॉर्मल जो है बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल प्लस 8a का कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो एक और चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, नॉर्मल प्लस 8a का कॉम्पोनेंट ये वाला, तो ये वाला एंगल थीटा था तो ये भी थीटा, तो 8a cos थीटा यहाँ पे आता तो यहाँ पे sin थीटा आएगा, ठीक है। याद रखना 8a का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन 8a sin 30, क्योंकि अलॉन्ग द इंक्लाइन 8a cos 30 आया था, ये बैलेंस करेगा आपका 8g। इसको बोल सकते कंस्टेंट है यहाँ पे कि ब्लॉक जो है इंक्लाइन के कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपको फिर से एक और अननोन आ गया, नॉर्मल भी आ गया, तो ए आर और नॉर्मल, तो 3 अननोन है, ए आर और नॉर्मल, और 2 इक्वेशन अभी तक। एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तीसरा इक्वेशन इस वेज का मोशन देखते हैं, ठीक है। अब वेज पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे अगर आप देखोगे तो वेज जो है, ठीक है, वेज पे इस तरफ से नॉर्मल लगेगा ऐसा, और नॉर्मल का ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, है ना, ओके। अब ये नॉर्मल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना इंक्लाइन पे रहेगा, अब ये इंक्लाइन खुद हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री पे, नॉर्मल इंक्लाइन से परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल इंक्लाइन के साथ 60 डिग्री पे रहेगा। तो वेज को देखें तो वेज के ऊपर हॉरिजॉन्टली बस एक ही फोर्स लग रहा होगा n cos 60, ये समझ रहे हो ना, ठीक है। बस हो गया, वेज का मास कितना है 16, ठीक है। तो हम लोग वेज का एक्सेशन कितना है a है ना, 16 kg और a से जा रहा है उस तरफ, ठीक है। तो n cos 60 इज इक्वल टू 16 इंटू a, तो n इक्वल टू 32a, तो n का वैल्यू 32a आया, ठीक है, ये दिख रहा है। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, n का वैल्यू 32a प्लस 8a sin 30 हाफ इज इक्वल टू 8g cos 30, ठीक है।
तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 चौक 4 36a इज इक्वल टू 4g√3। तो a का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा 4/9 है ना, 9। ठीक है, तो a का वैल्यू g√3/9 आया। एक बार a का वैल्यू आ गया तो a का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। फिर 5 प्लस a का वैल्यू कितना है ना, 9 इंटू तो 3/2 इंटू 10 30/2 15। तो ये 15/9 आ रहा है। ओके, यहाँ पे जी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जी को रहते हैं, अरे तो प्रॉब्लम है, लेकिन 5 भी तो है साथ में। 3/2 3/2 g/6। ठीक है, इसको g/2 बोल देते हैं ना, ये g/2 क्योंकि जी के फॉर्म में लिखना है ना, इसलिए। तो ये 3g/6 4g/6 यानी 2g/3। तो AR का वैल्यू कितना आ गया, 2g/3 है ना ऑप्शन में। अच्छी बात है, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन एरर हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगाना सीख रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन एरर कहीं हो सकता है, कहीं आपको दिखे तो कमेंट में बताना, ताकि मैं उसको पिन कर दूँ। ठीक है, अ कार इज मूविंग ऑन ए प्लेन इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद एन एक्सेलरेशन इतना। कार इज मूविंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइन एट 30 डिग्री पैरेलल टू द प्लेन अपवर्ड। ओके, ठीक है, बेसिकली इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है। अ बॉब इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार, द एंगल इन डिग्रीज विच द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल। ओके, ठीक है, तो 30 डिग्री का इंक्लाइन पे कार मूव कर रहा है ना, तो 30 डिग्री का इंक्लाइन है, उसमें कार जो है मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, ओके, बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग, एंगल इन डिग्रीज विद द विच द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल के साथ पूछा एंगल, अरे तो अच्छा खासा वो होगा। तो मान लो ये वर्टिकल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वर्टिकल बताने के लिए ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, वर्टिकल इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो इससे कितने एंगल पे आपका बॉब होगा, ये वाला एंगल पूछा गया आपसे। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम ध्यान देना, इस बॉब का बेसिकली न्यूटन सॉ लगाएंगे इस बॉब पे। ठीक है, बहुत ही आसान होने वाला है। इस बॉब के ऊपर न्यूटन सॉ लगाएंगे, बॉब के ऊपर फोर्सेस पहुँचाएंगे। तो बॉब के ऊपर एक ही फोर्स लग सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स टेंशन, और दूसरा mg। ठीक है ना, तो अगर आप बॉब को ड्रॉ करो, ठीक है, बॉब जो है वर्टिकल के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो बॉब के ऊपर टेंशन जो लगेगा वो थीटा एंगल पे लगेगा, और इसके अलावा mg तो लग ही रहा होगा बॉब पे। ठीक है, अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन में अज्यूम कर लेते हैं कि बॉब जो है इस कार के साथ मूव कर रहा है, तो बॉब का एक्सेलेरेशन भी वही है। तो बॉब का एक्सेलेरेशन है 10 अलॉन्ग द इंक्लाइन। ठीक है, और इंक्लाइन की कंडीशन कितने 30 है ना। तो एक काम करते हैं, इस फोर्सेस को, बॉब के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये और mg लग रहा होगा। ठीक है ना, तो इसको तोड़ लेते हैं कॉम्पोनेंट्स में। तो इस तरफ लगेगा t cos थीटा, इस तरफ t sin थीटा, और इस तरफ mg। ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं बॉब पे। ठीक है, कंपोनेंट में है ना। अब बॉब का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन देखें बॉब का, तो ऐसा है, मिट जा हाँ, एक्सेलरेशन जो है 10 का है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल के कितने एंगल पे, 30 पे है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वाइज अगर देखें, एक्सेलरेशन को कंपोनेंट में, तो 10 cos 30 है एक्सेलरेशन, और यहाँ पे 10 sin 30 है। समझ में आई बात। बॉब का एक्सेलरेशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल 10 cos 30 अलॉन्ग वर्टिकल इतना है। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू मास इंटू वर्टिकल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मास इंटू हॉरिजॉन्टल, वो करेंगे। ठीक है ना, तो वर्टिकल फोर्स है t cos थीटा, वो तो पता नहीं हमें, माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू वर्टिकल एक्सेलरेशन 10 sin 30। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो एक ही फोर्स है, इज इक्वल टू मास इंटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब टेंशन भी नहीं पता हमें, थीटा भी नहीं पता, m भी नहीं पता, m भी नहीं पता ना। m भी तो नहीं पता, m कैंसिल आउट हो रहा है क्या, m तो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। t/m हाँ, t/m सेम आ रहा है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ से t/m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो या यहाँ से यहाँ एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, इस mg को उधर लेते आते। ठीक है, तो ये mg को उधर लेते गए, मतलब 3 अननोन तो है, लेकिन इक्वेशन ऐसा फॉर्म का है ना कि सिर्फ, मतलब एक्चुअली में 2 अननोन है, रेशियो आ रहा है ना। भाई साइड हो जा, ठीक है, चलो ऐसे ही रहने दो। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो ये आया आपका नेट फोर्स अलॉन्ग y इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y, और नेट फोर्स अलॉन्ग x इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग x। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा का इन्वर्स, यहाँ पे mm कट गया, 10 sin प्लस g डिवाइडेड बाय 10 cos थीटा। ठीक है, तो ये cot थीटा इज इक्वल टू ये 5 15 और ये 5 √3, तो 5 दिया √3,
तो cot थीटा अगर √3 आ रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल इन डिग्रीज 30 हो जाएगा, ठीक है। द बॉक्सेज ऑफ masses 2 किलोग्राम and 8 किलोग्राम आर कनेक्टेड बाय massless string passing over smooth pulleys. Calculate the time taken by box of mass 8 kg to strike the ground starting from rest, ठीक है। तो अगर ये देखो ये चलना स्टार्ट करेगा तो ये ब्लॉक तो ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा, है ना। जितने देर के लिए चलते रहेगा उतनी देर के लिए ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ चुका रहेगा ग्राउंड से, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, जब ये चल रहा है, जब ये चल रहा होगा तो इसके ऊपर नॉर्मल नहीं लगेगा, इसके ऊपर सिर्फ टेंशन लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल 0 हो जाएगा जब मूव करेगा, याद रखना यहाँ पे नॉर्मल 0 हो जाएगा व्हेन 8 kg इज मूविंग, ठीक है। तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में खाली टेंशन आने वाला है ना। अब ये एक ही रस्सी है, यहाँ भी टेंशन थी, यहाँ भी टेंशन थी, मतलब यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा 2T। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन 2T अपवर्ड लग रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इतना, है ना। अब इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगा 20 न्यूटन। तो अगर इसका एक्सटेंशन ए अपवर्ड है, ठीक है। अब ये अगर ए से ऊपर जाएगा तो इसको, ये अगर ए से ऊपर जाएगा तो देखो ये वाला सेक्शन रोप का ए के रेट से घट रहा है ना। ओके, अगर ये A1 से नीचे जा रहा होगा, अगर ये ब्लॉक A1 से नीचे जाएगा तो ये पुली भी A1 से नीचे जाएगा, और पुली अगर A1 से नीचे जाएगा तो ये वाला पार्ट भी A1 से बढ़ेगा, ये वाला पार्ट भी A1 से बढ़ेगा, ठीक है। तो रस्सी का लेंथ बढ़ाने के लिए 2A1 है और रस्सी का लेंथ घटाने के लिए A है, तो 2A1 मस्ट बी इक्वल टू A, क्योंकि रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता। अगर ये नहीं समझ में आया तो T.A से भी कर सकते हो आप। तो इस पर करेंगे T, तो T.A का सम 0 करना है ना। तो इसमें T और A तो सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे 2T अपवर्ड है, इसका एक्सेलरेशन A1 डाउनवर्ड मान लो, तो 2T माइनस A1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो T.A इक्वल टू 0, ये कहाँ से आया, T.A इक्वल टू 0 लगा रहे ब्लॉक्स पे आना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ओके A इज इक्वल टू 2A1, ठीक है। ओके, एनीवेज ये आपको दिख रहा था ना, हाँ दिख ही रहा होगा, यहाँ पे था ना पहले, हाँ ठीक है। चलो अब न्यूटन सॉ लिखते हैं, इसके ऊपर न्यूटन सॉ लिखेंगे। इसके ऊपर तो ऊपर जा रहा है तो T माइनस mg, T माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू A, और इसके ऊपर लिखेंगे तो नीचे जा रहा है ना, तो इसके ऊपर mg नीचे लगेगा 80 में सुपर वाला फोर्स कितना है 2T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A1, और A1 का वैल्यू कितना है A/2, A/2 यहाँ पुट करेंगे तो 4A हो जाएगा, ठीक है। या हाँ एक ही बात है, तो या इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मुझे तो A1 निकालना है ना, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बस वो वाली चीज़ है। अब कैसे भी करो आंसर तो आ ही जाएगा। तो A1, A का वैल्यू 2A1 है तो 4A1 हो गया, ठीक है। तो बस हमें तो A1 चाहिए, तो T का वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो T का वैल्यू है 20 + 4A1, इसको यहाँ पुट कर दो। तो T का वैल्यू अगर हम पुट कर दें इसमें, ठीक है, तो 80 माइनस 40 माइनस, है ना 40 सही क्या ना, हाँ ठीक है, 16A1 इज इक्वल टू 40, तो A1 का वैल्यू 40/16, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन मुझे मिल गया। अब इसको 20 सेंटीमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, रेस्ट बोल दिया, मतलब S इक्वल टू UT + ½ T² यूज़ करेंगे, और U 0 है ना, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो UT + ½ T² यूज़ कर सकते हैं, और U 0 है, ठीक है। तो ½ A T², तो टाइम हो जाएगा 2S/A1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए हमें 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 यानी 0.4, और डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। ये हो जाएगा 4/25 यानी 16/100 यानी 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। ये 2.5 आएगा, याद रखना है ना, ये डायरेक्टली यहाँ 10/4 ही रखो, नहीं की बात है। इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इतना है, कैलकुलेट एट व्हाट रेट द फ्यूल मस्ट बी बर्न सो दैट द रॉकेट इज हैज़ एन एक्सेलरेशन इतना, ठीक है। तो इनिशियल की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली अगर आप ड्रॉ करो, ये रॉकेट है, तो रॉकेट के ऊपर mg डाउनवर्ड लग रहा है, हमें एक्सेलरेशन कितना चाहिए 20 का, है ना। तो रॉकेट को तो ऊपर ही भेजना रहेगा ना, तो एक्सेलरेशन 20 का है, और थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, है ना, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन का लगाएंगे इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है में एक्सेलरेशन 20 है ना, ठीक है। ओके, अब ft का वैल्यू तो आपको पता है, ft आपको निकल जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं ft। चलो पहले ft का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ft हो जाएगा 20m 10m, तो 20m और 10m 30m है ना, ठीक है। ये 10m और 20 30m है ना। ओके, तो ft का वैल्यू मिल गया। अब ft क्या होता है, VR × dm/dt, VR × dm/dt मैग्नीट्यूड में, है ना, यही तो होता है, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी बोल दिया है 500 है, तो ये 500 है, और m का वैल्यू कितना है 1000, तो ये 500 है 1000, तो dm/dt आप देख सकते हो 30m/VR, तो ये 500 है, नहीं
ये 1000 है, ये 1000 है और ये 500 है, तो ये 60 आ जाएगा, है ना। तो dm/dt कितना हो गया 60, ठीक है, 60 किलोग्राम पर सेकेंड, है ना। A light spring balance hangs from the hook of another light spring balance and a block of mass m hangs from it, ठीक है। तो 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस है, तो ये बैलेंस 1, ये बैलेंस 2 और इससे यह लटका हुआ है तीसरा, मतलब एक ब्लॉक m, ठीक है। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्केल रीडिंग, याद रखना कि स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जी, अगर आंसर किलोग्राम में जो भी है, तो स्प्रिंग फोर्स अगर दोनों का सेम रहेगा तो स्प्रिंग बैलेंस सेम रीडिंग करेगा ना। अब इस वाले स्प्रिंग, अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, तो इस ब्लॉक पे फोर्सेस अगर देखोगे, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे ऊपर लगेगा, अगर इस स्प्रिंग को 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं ना, तो स्प्रिंग फोर्स ड्यू टू 1 है ना, ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में, स्प्रिंग के कॉन्टैक्ट में, स्प्रिंग 1 के कॉन्टैक्ट में, स्प्रिंग 1 इस पर जो फोर्स लगा उसको F1 बोल रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग 2 तो इस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि कॉन्टैक्ट में नहीं है, और ब्लॉक इतना, ठीक है। समझ में आई बात। अगर आप इस स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, स्प्रिंग 1 का, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा, तो अब स्प्रिंग 1 किसके कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में और स्प्रिंग 2 के कॉन्टैक्ट में। तो अगर स्प्रिंग 2, याद रखना स्प्रिंग फोर्स हमेशा मतलब हमेशा नहीं, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग तो इलोंगेटेड होगा ना, तो ये कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए मतलब ये स्प्रिंग इसको ऊपर खींच रहा होगा, ठीक है, तो F2 ऊपर हो गया। अब स्प्रिंग 1 जो है ये M के कॉन्टैक्ट में है, अब M को स्प्रिंग 1 ऊपर खींच रहा था F1 से, ठीक है, तो स्प्रिंग 1 को M नीचे खींचेगा F1 से। तो अगर आपको जानना है ये फोर्स से कौन लगा रहा है, ये बाय स्प्रिंग 2 है और ये बाय M है। अगर ये जानना है ये कौन लगा रहा है, ये अर्थ लगा रहा है, ठीक है, और ये बाय स्प्रिंग 1 लग रहा है। इन एनी केस आपको पता है ये सब इक्विलिब्रियम में है, तो F1 इक्वल टू mg होगा और यहाँ पे F2 इक्वल टू F1 होगा, तो तीनों तो इक्वल हो गया, मतलब F1 F2 दोनों इक्वल है, तो दोनों स्केल्स का रीडिंग सेम आएगा, ठीक है। अब वो रीडिंग एग्जैक्टली F1 का रीडिंग, F1 का कितना mg है ना, तो रीडिंग किलोग्राम में बोल रहे हैं लोग, तो रीडिंग हो जाएगा, तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 1 स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जी, mg बाय जी, तो ये m आएगा। सिमिलरली रीडिंग ऑफ स्प्रिंग 2 करोगे तो F2 बाय जी और वो भी m ही आएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि दोनों m/2 दिखाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है। अगर अकेला स्प्रिंग को हैंग करते तब भी mg दिखाता, दोनों को हैंग करेंगे तब भी mg ही दिखाएगा। 10,000 स्प्रिंग पे हैंग कर देंगे, सबका रीडिंग, तो सब में टेंशन सीरीज में ना टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। लिफ्ट जो है डाउन मूव कर रहा है विथ एक्सेलेरेशन a, तो ये लिफ्ट है, ये नीचे जा रहा है a एक्सेलेरेशन से। अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल, तो मैन जो है बॉल ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, इसके हाथ में एक बॉल है, ड्रॉप कर रहा है। एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल ऑब्जर्व बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में बॉल का एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में बॉल का एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। अब एक बार बॉल जो है मैन के हाथ से छूट जाए, ध्यान देना, बॉल जो है मैन के हाथ से छूट जाएगा, तो बॉल के ऊपर अब फोर्स से देखो तो एक ही फोर्स तो है mg डाउनवर्ड, ठीक है। ग्राउंड से देख रहे हैं हम लोग, तो बॉल के ऊपर क्योंकि सूडो फोर्स लगाना नहीं है, अगर ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर के लिए mg डाउनवर्ड लग गया है ना, ये वाला ऑब्जर्वर इनर्शियल है, ठीक है। तो बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो एक ही फोर्स लग रहा होगा mg, है ना, तो इसका एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड होगा। तो ये तो समझ में आ गया हमें कि बॉल का एक्सेलेरेशन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड कितना है, g डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये बॉल का एक्सेलेरेशन कितना है, g डाउनवर्ड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। और मैन का एक्सेलेरेशन खुद जो है वो g डाउनवर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये दोनों चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड बोलो या ये पर्सन बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉल और मैन जो लिफ्ट के अंदर है, दोनों का एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड है, तो इस मैन के रिस्पेक्ट में इस बॉल का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया, ओके ये सॉरी ये तो a से नीचे जा रहा है, सॉरी ये मैं g क्यों बोल दिया, ये a था ना, मेरे को g लग रहा था, ठीक है, समझ में आई बात। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा सिचुएशन है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट, तो हो जाएगा g माइनस a डाउनवर्ड। थोड़ा हैंग कर रहा है क्योंकि बहुत बड़ा PDF हो गया शायद इसलिए, ठीक है। एनीवेज ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ। तो ग्राउंड वाले आदमी को तो बॉल का एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड दिखेगा, लेकिन लिफ्ट वाले आदमी को बॉल का एक्सेलेरेशन g माइनस a दिखेगा, ठीक है। याद रखना हाथ से छूटने के बाद बॉल के ऊपर कोई लिफ्ट का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। एक बार बॉल आदमी के हाथ से छूट गया है तो बॉल के ऊपर कॉन्टैक्ट में कोई भी नहीं दुनिया में, सिर्फ mg लग सकता है बॉल पे, है ना, mg लगेगा तो बॉल का एक्सेलेरेशन इतना होगा, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू मैन इन द लिफ्ट हो जाएगा g माइनस a एंड विद रिस्पेक्ट टू मैन ऑन द ग्राउंड हो जाएगा g। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी चीज़ ख़राब लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर आप डाउट पूछोगे कमेंट में तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प के साथ ही डाउट पूछना, करेक्ट टाइम स्टैम्प के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, और कारण भी बताना प्लीज़ कमेंट में, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो चीज़
वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके फ्यूचर वीडियोस, फ्यूचर लेक्चर्स और अच्छे बन सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अंटिल देन बाय।